आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट सिलेबस को देखें तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा और ये जो 10 यूनिट हैं आपके सिलेबस में इस बार हैं। देन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और जब प्रैक्टिकल्स आपके आ रहे होंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर भी अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जाए। देन लेटेस्ट जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है यार उसके अनुसार मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न निकाला है। तो टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे, 1 मार्क 2 मार्क 3 4 और 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगी और जो सेक्शन ए रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं सारे। देन उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी जिसके अंदर 60 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखने रहेंगे। देन फिर मीडियम वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेंगे सेक्शन सी में जो 3 मार्क्स के रहेंगे और 5 क्वेश्चंस आपको वहां पर अटेम्प्ट करने रहेंगे। सेक्शन डी आपके बारे में केस स्टडीज 3 केस स्टडीज आपको देखने को मिलेगी और सेक्शन ई आपका रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही यार यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 200 शब्द आपको यहाँ पर से लिखने हैं। देन आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट फर्स्ट के कंटेंट्स को अगर हम देखें तो हमें पढ़ना है कि क्या फंक्शंस होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट के और वेरियस यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यार वेरियस कमिटीज क्या है, उनकी क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं, फिक्चर में नॉकआउट क्या होता है, लीग कैसे होता है, कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है, इंट्राम्यूरल क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या है और कम्युनिटी स्पोर्ट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बढ़ते हम आगे और स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। तो यार स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है और ये जनरेट करता है इनकम न सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए जबकि आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि आईपीएल का मैच इंदौर में, तो यार इंदौर में आएंगे सारे खिलाड़ी, फिर आएंगे सारे स्पेक्टेटर्स और जब स्पेक्टेटर्स आएंगे तो वो मैच देखेंगे सही, आसपास कोई होटल रहेगी तो वहाँ पर रुकेंगे, रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पर खाना खाएंगे। और साथ ही आपको इंडिया में पता ही है कि एक पन दो काज ये वाली जो प्रथा है वो चलती है कि अगर आप कहीं गए हैं तो भाई और भी जितने भी काम है सारे एक साथ निपटा लेते हैं। तो इंदौर अगर वो आएंगे तो आसपास की जो टूरिज्म अट्रैक्शन है उनको भी वहाँ पर वो देखेंगे, है ना। अब इंदौर आए गए तो चलो लगे हाथ उज्जैन भी चल लेते हैं, वहाँ का लोग चल लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर से बूस्ट मिलेगा और बहुत सारे लोगों के लिए इनकम का जनरेट करने का ये सोर्स बनेगा। अब जो स्पोर्ट इवेंट को मैनेज करते हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजर्स और यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हर एक लेवल पे स्पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है या फिर स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई उसको मैनेज कर रहा होगा, तो उसी को हम बोलेंगे कि स्पोर्ट इवेंट को मैनेजर है। देन इसके बाद अगर हम बड़े स्तर पर देखें ओलंपिक्स का अगर हम आयोजन देखें तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स मैनेजर की आवश्यकता रहती है। देन इसके बाद एक चेकलिस्ट है जिसको आप एक रफली देख लीजिएगा कि एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि आप 4 या 6 कुछ ऐसे चेकलिस्ट बताइए जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी आप 5-6 लिख सकते हैं वहाँ पे। सो पहला है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बनाइए, है ना, कि कमिटी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, इसका मैं आपको आगे अच्छे से एग्जांपल देके बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है टूर्नामेंट के वो अपन देखेंगे, क्या थीम रहेगी इवेंट की, डेट प्लेस बजट स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब जब तक पैसा नहीं होगा तो इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे होगा। फिर कैसे उस इवेंट को मार्केट किया जाए, जैसे आपने देखा होगा आईपीएल की गजब की मार्केटिंग होती है। देन उसके बाद टीम्स को गेस्ट को इन्विटेशन देना है, उनसे कंफर्मेशन लेना है, फिर उनकी अकोमोडेशन रिफ्रेशमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन सभी की व्यवस्था करनी है। फिर आ जाएगा आपके पास स्पॉन्सर्स को एक बार चेक करना है कि भाई साहब पैसे देते रहो ना, ऐसा नहीं भाई हाँ बोल दिया और फिर पैसे नहीं दिए। देन फिक्चर्स को ड्रॉ करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे गेम के उनको बनाना, इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, रेफरी को प्राइस को कितना क्या प्राइस बांटना है वो सब डिसाइड करना, स्टेडियम के डायरेक्शन साइन पोस्ट लगाना ताकि लोग बाकी स्टेडियम तक जा पाए जो दर्शक लोग हैं, वॉलंटियर्स स्टाफ को ब्रीफ करना, डेकोरेट करना, प्रैक्टिस और वार्म अप एरिया बनाना खिलाड़ियों के लिए, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना, फोटोग्राफर्स को लाना, लाइसेंस एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेना अथॉरिटीज से। ये सारे कार्य किए जाते हैं, सारी चेकलिस्ट है किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पहले की। अब आ जाते हैं अपने पास क्या फंक्शंस हैं ना, एक एक करके इन 5 टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ पर से आता है। तो पहला आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एडवांस में गोल्स को सेट करते हैं और कैसे उन गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जाए इसका एक प्लान ड्रॉ करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। जैसे एग्जाम के टाइम पे आप भी प्लानिंग करते हैं कि यार इस सब्जेक्ट को मैं इतने दिनों में पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को कम टाइम दूंगा क्योंकि ये मेरे को अच्छे से आता है, इसको ज्यादा दूंगा क्योंकि कम आता है ना। तो एक और डेफिनेशन जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा तरीका रहता है जिससे सिस्टमैटाइज और डायरेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट कंपटीशन को ताकि जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट आप एडवांटेज उठा सकें ना। यही होती है प्लानिंग। देन इसके बाद यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के। तो अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपका एक अच्छा कंट्रोल रहेगा पूरे इवेंट पे, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, मिस्टेक्स के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे और आप इनोवेशन कर सकते हो, इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक फोटो डाल रखा है शादी का, है ना, तो घर में शादी है और अगर आप पहले से प्लानिंग कर लोगे तो बहुत ही मस्त मस्त चीजें आप शादी में रख सकते हैं। एक और इनोवेशन का एग्जांपल है या फिर प्रॉपर प्लानिंग का एग्जांपल है कि आपने पहले से ही, है ना, जो दूल्हा रहता है उसके लिए घोड़ी बुक करने की कोशिश करी लेकिन भाई साहब घोड़ी मिली नहीं। तो अब सिंस आपके पास टाइम था तो आपने क्या किया, हाथी का अरेंजमेंट कर लिया। तो भाई साहब जो शादी थी वो एकदम ग्रैंड हो गई। तो ये सारी चीजें जो की जा सकती है। देन आपके ऊपर से अनड्यू प्रेशर हट जाएगा, है ना, जैसे होगा ना एग्जाम के लिए अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है मस्त वाली तो फिर एग्जाम टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और अगर आपने बिल्कुल कुछ प्लान नहीं किया, नींद से उठे अरे एग्जाम आ गई, तो फिर भाई साहब नेक्स्ट लेवल का प्रेशर आपके ऊपर हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देन इसके बाद सेकंड आपका कीवर्ड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितने भी पर्सनल्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। पर्सनल्स मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आप आपके स्कूल के क्या हो, कैप्टन हो और आपको पूरा जो स्पोर्ट्स डे का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तो आप अपने पर्सनल्स को ढूंढोगे कि अच्छा हाँ इसको ले लेता हूँ मेरी टीम में, इसको ले लेता हूँ, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आप चाहे तो एग्जाम में ये डायग्राम बना के सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, सबसे पहले टारगेट्स को डिटरमाइन करना, कौन क्या एक्शन करेगा वो असाइन करना, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसके पास किस चीज़ की अथॉरिटी रहेगी वो आप बता देंगे। देन उसके बाद चार्ट्स मैनुअल्स बनाना, एक्शन करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती है। जितनी याद है उतना लिख के जाना, बाकी डेफिनेशन बहुत सही है, इसको आप एग्जाम में सीधे सीधे लिख सकते हैं। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब है की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना कि क्या की स्टाफ पोजीशंस है और इंश्योर करना है कि प्रॉपर टैलेंट प्रॉपर काम को कर रहा हो। एग्जांपल के तौर पे आपको अपने पूरे जो इवेंट है उसकी ऑडिटिंग करवानी है ना, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 व्यक्ति हैं, एक है इंजीनियर और एक और है आपके पास सीए। तो बेसिक बात है कि यार अगर जब आप स्टाफिंग वाली स्टेप पे आएंगे तो आप एक सीए को उस पर्टिकुलर चीज की ऑडिट करने को देंगे, वहीं पर अगर कोई इंजीनियर है तो उससे आप डिजाइन करवाएंगे अगर आपको कुछ डिजाइन करवाना है। तो इस प्रकार से स्टाफिंग होती है। तो स्टाफिंग में भी आप चाहें तो वाला डायग्राम बना सकते हैं कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट किया जाता है, भर्ती प्रक्रिया की जाती है, फिर उस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट उसका होगा, देन उसको ट्रेन किया जाएगा कि देखो आपको ये काम ऐसे करना है, फिर रिम्यूनरेशन उसकी उसको सैलरी या तनख्वाह मिलेगी, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा और फिर उस बेसिस पे उसका प्रमोशन या ट्रांसफर किया जाएगा। जनरली सरकारी जॉब्स में भी ये देखा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आपकी लीडरशिप क्वालिटी का एक टेस्ट होता है
और है ना, नाम में ही छुपा हुआ है कि डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन कौन देता है? लीडर देता है। तो क्या-क्या काम रहता है डायरेक्टिंग के अंदर? सुपरविज़न। तो आपको पूरा कैसा-क्या चल रहा है काम उसको देखना है, लोगों को मोटिवेट करना है और एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने मैसेज को ही सामने वाले तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो फिर भाई साहब आप एक अच्छे लीडर नहीं कहलाएँगे। तो ये होता है डायरेक्शन। डायरेक्टिंग पर्सनल इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी ना, तो ये वाली आप डेफिनिशन को यूज़ कर सकते हो और स्टाफ को बताना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो ये होता है डायरेक्शन। देन इसके बाद लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। तो लीडर्स यूज़ करते हैं इस प्रोसेस का ताकि पूरी प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके। अब क्या-क्या इसमें होगा? तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना रहेगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल पिच बनाई जा रही है क्रिकेट के लिए, तो किस स्टैंडर्ड की पिच बनेगी वो पहले से ही आप मानक जो रहेंगे वो तय कर देंगे। देन उसके बाद एक्चुअल कैसी बनी है उसको फिर कंपेयर करना स्टैंडर्ड से और अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो किया जाएगा। हर एक स्टेप में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप कहीं भी कोई भी कमी अगर किसी स्टेप में रहती है तो उसको आप रेक्टिफाई कर लें। देन इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ एमसीक्यूज आपके लिए। पहला है बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट का क्या होता है? तो यार मैनेजमेंट स्टार्टिंग होती है प्लानिंग से। तो ऑप्शन नंबर सी, अ गुड प्लान शुड नॉट बी, एक अच्छे प्लान में क्या नहीं होना चाहिए? तो यार देखो, स्पेसिफिक रहे अच्छा है, लॉजिकल रहे अच्छा है, फ्लेक्सिबल रहे अच्छा है, लेकिन ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की चले और किसी की चले ही नहीं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। प्लान डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब सबकी चले। देन नेक्स्ट है कि डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? तो डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं चाय बनाने के लिए, है ना? और आप उसको प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि देख भाई चाय इससे बनती है, सबसे पहले पानी उबालो, दूध फिर उसके बाद चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, है ना? तो इस प्रकार से आप उसको बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का कोर्स ऑफ एक्शन हुआ कि ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको अपनाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास कमिटीज़ और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज़ क्या होती है। तो कमिटी क्या होता है, क्यों उसको बनाया जाता है? तो कमिटी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जिनको एक पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी असाइन की जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, घर में गुड़िया दीदी की शादी है, तो अब शादी है भाई साहब और बहुत सारा काम करना है, तो क्या करते हैं काम को डिवाइड कर लेते हैं कि मामा एंड कंपनी आपको क्या करना है, बैंड बाजा बारात का इंतजाम करना है। फूफा एंड कंपनी आपको क्या करना है, आपको जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है। चाची मामी नानी ताऊ जो भी है ना, जो भी लेडीज डिपार्टमेंट है आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शंस होंगे है ना उसमें क्या क्या बारी डिटेल से उन पर आपको ध्यान देना है, या फिर जो भी और है ना गिफ्ट्स वगैरह लाने हैं मेहमानों के लिए उन सभी का ध्यान देना है। तो इस तरह से क्या किया हमने, रिस्पांसिबिलिटीज को डिवाइड कर लिया। तो जब भी कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, रिस्पांसिबिलिटीज को डिवाइड कर लेंगे और वेरियस कमिटीज बना देंगे। तो ये होती है कमिटी। तो जैसे सबसे पहले आ जाएगी टेक्निकल कमिटी। तो टेक्निकल कमिटी का काम क्या होगा कि जितने भी अंपायर हैं, जजेस हैं, रेफरी हैं, टाइम कीपर्स हैं, उन सभी को सेलेक्ट करने का काम किसका हो जाएगा? टेक्निकल कमिटी का हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट कमिटी क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का ध्यान रखेगी, खिलाड़ियों को लाना है स्टेडियम तक। रिसेप्शन और लॉजिंग कमिटी का काम क्या होगा कि जो भी गेस्ट हैं उनका वेलकम करना, उनका स्वागत करने का काम किसका रहेगा? रिसेप्शन एंड लॉजिंग कमिटी का। बोर्डिंग कमिटी का क्या काम होगा? जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेन मैंने बोर्ड कर ली, आई बोर्डेड द फ्लाइट, तो क्या करना है? होटल्स वगैरह की और जितने भी इस तरह के अरेंजमेंट है उनका यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, है ना? कि खिलाड़ियों को प्रॉपर अकोमोडेशन मिले और जितने भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर अकोमोडेशन मिले। ग्राउंड इक्विपमेंट कमिटी क्या है? तो ग्राउंड वाउंड प्रिपेयर करने का काम रहेगा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी का। मेडिकल फर्स्ट एड, अगर किसी को चोट लग जाती है फटाक से ग्राउंड पे आ जाएगी मेडिकल एंड फर्स्ट एड वाली कमिटी। प्रोटेस्ट कमिटी का काम क्या है कि अगर यार जो भी टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है उसके खिलाफ अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से बात करना और एक सोल्यूशन निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ साल पहले आईपीएल जो थे उसके मैचेस मुंबई में थे, मुंबई पुणे में, और वहां पर सीवियर ड्रॉट पड़ गया था। अब ग्राउंड या पिच को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है ना, सूखे में वैसे पानी नहीं, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर लास्ट में सोल्यूशन नहीं निकला कि बॉम्बे पुणे से जो मैचेस हैं उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये काम होता है प्रोटेस्ट कमेटी का। मार्केटिंग कमेटी का क्या काम है? जियो धंधनादन धंधनादन, है ना? तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी आईपीएल वगैरह आते हैं तो दे धनाधन दे एड्स चलते हैं, है ना? और उससे क्या करते हैं, उस टूर्नामेंट को प्रमोट किया जाता है, उसको मार्केट किया जाता है। साथ ही मार्केटिंग कमेटी का एक रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि जो भी मीडिया है उससे भी लाइसेंस करना है ना, उससे संपर्क में रहना और उनको अपडेट्स देते रहना। देन फाइनेंस कमेटी का काम है बजट बनाना, और अगर कहीं पर भी किसी चीज को परचेज करना है तो फिर कहाँ पर आएंगे? फाइनेंस कमेटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर घर में शादी है ना, पापा के पास सारा फंड है। अब आपने रिस्पांसिबिलिटीज तो बांट दी, सब अपना काम करेंगे, लेकिन जहां पर भी पैसे खर्च करने का मामला आएगा कि अरे हमने घोड़ी वो तो कर ली है ना, देख लिया सब कर लिया, लेकिन बस फाइनल पेमेंट करना है, तो फूफा वाली टीम कहां पर आएगी? पापा के पास, कि यहाँ पर पैसे पे करना है, तो फिर फाइनेंस जो कमेटी रहेगी वो फाइनल पेमेंट करेगी। देन रिफ्रेशमेंट कमेटी अपने गोली भाई वाला पूरा डिपार्टमेंट है ना, जिसमें क्या होगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं गेस्ट वगैरह उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार वो पूछ लेता है प्री पोस्ट और ड्यूरिंग, तो कमिटी सेम ही रहेंगी, बस इनका थोड़ा सा काम बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मार्केटिंग कमेटी का प्री काम क्या रहेगा? प्री मतलब प्री टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पहले क्या करेगा? वो प्रचार प्रसार करेगा। ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या करेगा कि जो भी अपडेशंस है वो मीडिया तक पहुंचाएगा, है ना? कि हमारा जो मैच है वो चल रहा है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, तो वो सारी चीजें मीडिया तक पहुंचाई जाएगी। आफ्टर टूर्नामेंट क्या है कि कौन जीता, किसको क्या अवार्ड मिला, तो वो सब कन्वे करना। तो हर एक कमेटी को आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब वो बहुत आसान है, लगभग सेम ही काम करना है, उसको बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना रहेगा प्री पोस्ट और ड्यूरिंग के हिसाब से। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टू कंडक्ट इवेंट। अगर कोई भी इवेंट आपको स्कूल में या कहीं पर ऑर्गेनाइज करवाना है तो क्या हायरार्की रहती है? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है स्कूल का। जैसे स्कूल में चेयरपर्सन रहेगा कमेटी का प्रिंसिपल सर, देन उसके बाद कन्वीनर रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के टीचर, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है टाइम पे। देन मेंबर्स रहेंगे जितने बाकी टीचर्स हैं, और फिर उसके बाद बच्चों को मैनेज करने का काम करेंगे हेड बॉय हेड गर्ल। तो इस तरह की हायरार्की रहती है, हायरार्की सबसे टॉप और नीचे है। तो पिछले साल क्वेश्चन भी आया था, हम उसको सॉल्व करेंगे, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। देन इसके बाद ये प्रश्न जो उन्होंने अभी कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड कि जो कमिटी है रिस्पांसिबल फॉर लाइसेंस विद प्रिंट मीडिया के साथ कौन काम करती है? तो मार्केटिंग कमेटी करती है। परचेजिंग का काम कौन करती है? वैसा फाइनेंस कमेटी परचेजिंग का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कब पब्लिश किया जाए। तो यार ये वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कब पब्लिश किया जाना चाहिए रूल्स या रेगुलेशंस। तो बेसिक बात है, इवेंट चालू होने के पहले, जैसे आपकी बार आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया, तो आईपीएल के पहले मैच के स्टार्ट होने से पहले ही सबको बता दिया गया था कि भाई आपकी बार ऐसा इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल रहेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा कि टूर्नामेंट चल रहा है और बीच में एकदम रूल बदल दिए कि नहीं आज से विकेट पर बॉल लगने पे छक्का माना जाएगा, है ना? कोहली खेल रहा है, सामने वाले बॉलर बुमराह ने आउट कर दिया और कोहली ने नया रूल बना दिया कि नहीं आज से अगर बॉल मतलब स्टंप पे लगेगी बॉल तो छक्का माना जाएगा। तो फिर वो सही नहीं रहेगा, है ना? अगर ये काम करना है तो भाई प्री इवेंट करो, इवेंट के पहले ही बता दो कि हाँ ठीक है छक्का लगेगा, तो फिर बॉलर कहीं और बॉल डाले।
चलिए, तो ये तो था एक एग्जाम्पल, तो ये याद रखना आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर में इसको पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, टूर्नामेंट क्या होते हैं? टूर्नामेंट बेसिकली एक सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कंटेस्टेंट कंपीट करते हैं और जो भी फाइनल राउंड तक पहुंचता है और फिनिश करता है बेस्ट रिकॉर्ड के साथ उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। टूर्नामेंट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी भाव वाला कंसेप्ट लगता है, पहली फुर्सत में निकल, है ना? तो इसमें क्या होगा, जो भी टीम यहाँ पर मैच हारेगी तो उसको पहली फुर्सत में निकल कर दिया जाएगा। तो ओनली विनिंग टीम ही आगे कंटिन्यू कर पाएगी। अब इसके क्या-क्या फायदे रहेंगे? फायदा रहेगा कि भाई बहुत कम कॉस्ट में आपके मैचेस हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मैचेस आपको कम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मैचेस कंडक्ट कम होंगे तो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी कम आपको लाने पड़ेंगे ना। जैसे अगर 100 मैचेस होते तो आपको 10-20 अंपायर लाने पड़ते। अब 8 या 10 मैच हो रहे हैं तो 2 अंपायर में भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी। बाकी नुकसान क्या है? हो सकता है कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग टीम है उसका दिन खराब था, पहला ही मैच हार गई और पहली फुर्सत में निकल गया उसका। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। लीग में क्या हो जाएगा? लीग का फायदा यही है कि जो ट्रू टीम रहेगी, जो सबसे डिजर्विंग टीम रहेगी वही यहाँ पर खिताब जीतेगी। लेकिन अब खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर एक टीम दूसरी टीम से एक-एक मैच तो खेलती ही खेलती है ना? जैसे आईपीएल में आपने जनरली देखा होगा, हर एक टीम दूसरी टीम से एक मैच तो खेलती ही खेलती है, तो उसको बोलते हैं लीग। अब लीग 2 तरह की होती है कि जब हर एक टीम दूसरी टीम से एक-एक बार मैच खेले तो उसको सिंगल लीग बोलेंगे। हर एक टीम दूसरी टीम से 2-2 बार मैच खेले तो उसको डबल लीग बोलेंगे। जैसे आईपीएल आज से कुछ साल पहले तक डबल लीग था, हर एक टीम 2-2 बार मैच खेलती थी। अब आजकल शायद कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने कर दिया है कि एक-एक बार तो सबके साथ खेलना ही है, लेकिन कुछ टीम के साथ 2 बार खेल लेती है वो, है ना? तो इस तरह का अभी चिंता है, लेकिन हाँ, पहले तक ये होता था कि हर एक टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती थी, तो उसको डबल लीग बोलते थे। तीसरा आ जाएगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, नॉकआउट और लीग का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। तो 4 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला नॉकआउट कम नॉकआउट, मतलब फर्स्ट स्टेज नॉकआउट है, सेकंड स्टेज भी नॉकआउट है ना? जैसे एग्जांपल वर्ल्ड कप ऐसे कंडक्ट करवाया जाए कि फर्स्ट स्टेज तो नॉकआउट है ही, जो टीम हारेगी बाहर, फिर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल भी नॉकआउट है ना? तो उसको बोलते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। जनरली क्या होता है, लीग कम नॉकआउट को अपनाया जाता है ना, कि जैसे वर्ल्ड कप आप देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, शुरू में तो जो मैचेस रहेंगे लीग वाले रहेंगे, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी, लेकिन फिर जैसे सेकंड स्टेज आ जाएगा गेम का, जहाँ पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल रहेंगे, वो नॉकआउट रहेंगे, तो उसको बोलते हैं लीग कम नॉकआउट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? नॉकआउट कम लीग, फर्स्ट स्टेज नॉकआउट है, सेकंड लीग हो गया, लीग कम लीग का फर्स्ट भी लीग है और सेकंड स्टेज भी लीग है ना, बहुत ज्यादा मैचेस होंगे इसमें। तो देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को देखते हैं, सीडिंग और टीम क्या होता है। तो ये शब्द ऐसा जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, जबकि बहुत आसान ये शब्द है। तो सॉर्टिंग ऑफ टीम एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर्स सो दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन द अर्लियर राउंड। तो इसमें क्या किया जाता है भाई साहब, टीम्स को सॉर्टिंग की जाती है ना, जैसे बचपन में हम करते थे ना, जेम्स लाते थे और जेम्स में सॉर्टिंग करते थे, रेड रेड कलर की अलग, येलो कलर की अलग, ब्लू अलग, पर्पल अलग, उसको खाने में अलग मजा आता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सॉर्टिंग कर दी जाती है ना, टीम्स को वापस रीअरेंज कर दिया जाता है। किस तरीके से? ताकि स्ट्रॉन्गर टीम्स का मुकाबला स्ट्रॉन्गर टीम से नहीं हो जाए। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये मेथड है, एंड ये मेथड कब अच्छा है, जब हमें एक्चुअल में पता है कौन स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है टूर्नामेंट एक हो रहा है नॉकआउट वाला, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, जिम्बाब्वे। आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि अपर हाफ क्या होता है, लोअर हाफ क्या होता है और कैसे यहाँ पर फिक्चर बनते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ जाइए कि इसमें देखो ये बीच में एक लाइन बन रही है, इस लाइन के ऊपर जो भी टीम्स है वो अपर हाफ में, सबसे पहले उनका मैच होगा, और जो नीचे टीम है वो है लोअर हाफ में, तो इनका मैच साथ में होगा। तो पहले अपर हाफ वाली टीम्स खेलेंगी, फिर लोअर हाफ वाली टीम्स खेलेंगी। तो जैसे इस वाले केस में क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पता है भाई दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स है। अब नॉकआउट है तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात यही है कि जैसे मैच होगा एक टीम बाहर हो जाएगी और एक ही टीम आगे बढ़ पाएगी। जबकि अगर नीचे वाले हम लोअर हाफ में देखें तो आइलैंड, जिम्बाब्वे दोनों ही वीक टीम से एक वीक टीम आगे बढ़ी जाएगी। तो भाई साहब अब क्या होगा, जब हमारा फाइनल होगा तो फॉर एग्जांपल ऊपर से इंडिया जीत गई, नीचे से आइलैंड जीत गई, तो फिर बहुत ही ज्यादा हल्का फाइनल हो जाएगा ना, लोग बाग देखने ही नहीं आएंगे मैच के, पता ही भाई साहब भारत ही जीतेगा, आइलैंड जीत ही नहीं पाएगी भारत से। तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्गर टीम्स को नुकसान बना हो, इसके लिए सीडिंग की जाती है। बस इतना आप याद रखिएगा। जैसे हम इसकी सीडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जिम्बाब्वे को ऊपर लिया, ऑस्ट्रेलिया को नीचे पहुंचा दिया, तो अब अपर हाफ में इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ, जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी जीत जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया होगा भाई साहब, दे धमाधम, हाँ लोग आएंगे फाइनल देखने। अब इससे फायदा मैंने आपको बताया था सबका होगा, है ना, एड ज्यादा आएंगे, ज्यादा लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हॉटस्टार पे मैच चल रहा है तो हॉटस्टार पे है ना 2 करोड़ 3 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं, तो भाई इतनी ही ज्यादा एडवर्टाइजर्स आएंगे, इतना ही ज्यादा फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, तो वो यहाँ पर चीज लग जाएगी। तो ये होता है सीडिंग। वापस कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें सॉर्टिंग की जाती है टीम को, है ना, जैसे मैंने कहा था ऊपर नीचे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे को, और क्यों की जाती है कि स्ट्रॉन्गर टीम्स का मुकाबला स्ट्रॉन्गर टीम से नहीं हो जाए अर्लियर राउंड में, वो आराम से बाद में मिले, ताकि पूरा इंटरेस्ट लोगों का बना रहे। और फायदा कभी जब हमें रियल स्ट्रॉन्ग टीम्स पता है, जैसे अगर इसकी जगह क्या होता, रामू, बाबू, शोना, मिट्टू 4 प्लेयर होते हैं। अब आपको पता नहीं है भाई साहब रामू, बाबू, शोना, मिट्टू में से कौन सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो फिर सीडिंग आप नहीं कर पाएंगे। सीडिंग जब होगी जब आपको पता है कि हाँ रामू और बाबू स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, बाय क्या है ना, तो ये बाय बाय वाला बाय नहीं है। इस बाय का मतलब होता है बेसिकली एक एडवांटेज, एक एडवांटेज जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है या प्लेयर को दिया जाता है, और जैसे उसको बाय मिल गई तो क्या होगा, उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, है ना, वो भंगड़ा पाएगा, क्योंकि उसको पहला मैच मतलब पहले राउंड में मैच नहीं खेलना पड़ेगा, सीधे वो राउंड 2 में चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप सोचो कि जेई मेंस का एग्जाम है, जेई मेंस, जेई एडवांस और फिर आईआईटी ये होता है, तो आपसे बोल दिया जाए कि आपको जेई मेंस में बाय मिल गया है, ओ भाई साहब मजा आ जाएंगे, फिर आपको क्या है, भंगड़ा पाना है, क्योंकि जेई मेंस आपका क्लियर है, आपको सीधा कहां पर एंट्री मिल रही है, जेई एडवांस में, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी, जेई एडवांस में, तो एक आपको कंपटीशन कम झेलना पड़ेगा ना, तो ये होता है बाय का फायदा। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज होता है जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है, और बेसिकली इसमें क्या कर दिया जाता है, एग्जेंट कर दिया जाता है फर्स्ट राउंड से, तो उसको बोलते हैं बाय। बाय कैसे दी जाती है उसका मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी है, बस आप यहीं से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपको दी हुई रहती है, फॉर एग्जांपल अपने पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 5। देन सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2, तो जब भी बाय निकालो ना फटाक से ये 2 की सीरीज लिख दो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5। 2 की पावर 0 क्या होती है, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो 2 की पावर 0 1। 2 की पावर 1 किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो सेम नंबर आ जाएगा, 2 की पावर 1 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूं, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4। 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 ना, कई बार मैंने बच्चों को देखा है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 या 6 नहीं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। सेम 16 में क्या करेंगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 32 में 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपको लिख लेना है। देन इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, जो भी 2 की नेक्स्ट हायर पावर है उसमें से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को घटा देंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम n को 5 लेते हैं तो 5 कहां पर आएगा, 5 आएगा 4 और 8 के बीच में, यहीं कहीं आएगा।
तो यहाँ पर अगर 5 आ गया, अब 5 आ गया तो 5 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 में से हम 5 को घटा देंगे, तो 3 बाइज आपको लोकेट करनी है। बाइज कैसे लोकेट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप सोल्व करके देखिए, एन अगर 11 है तो क्या होगा, कितनी बाइज लोकेट की जाएंगी, और जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए, है ना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं। तो अगर एन की वैल्यू 11 है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 कहाँ पर आप 11 को प्लेस करेंगे, 8 और 16 के बीच में। 11 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है, 16 दैट इज 2 की पावर 4। तो 16 में से 11 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 5। एक बार आप चाहो तो 17 और 25 का भी इस तरह से करके देख लो। देन अब बढ़ते हैं आगे, कैसे बाइक को लोकेट किया जाता है। तो ये अपने पास टोटल 17 टीम्स दे रखी है ना। अब 17 टीम्स दे रखी है, सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना होता है अपर हाफ और लोअर हाफ में, मतलब आधी टीम है ऊपर आधी टीम है नीचे। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, जैसे 16 टीम है तो 8 ऊपर 8 नीचे, 12 टीम है तो 6 ऊपर 6 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं, जैसे 5 टीमें हैं, तो 2.5 ऊपर 2.5 नीचे तो नहीं रह पाएगी, है ना। तो ऊपर की साइड एक ज्यादा रख देंगे, तो 3 टीमें ऊपर 2 टीमें नीचे। जैसे 17 है तो 9 टीमें ऊपर 8 टीमें नीचे ना, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको जमा दिया। तो अपर हाफ लोअर हाफ मैंने लिख दिया है। अब बाय कैसे लोकेट करनी है ना, कैसे हम लोगों को एडवांटेज दें। तो पहली बाय दी जाती है लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लोअर हाफ ये रहा अपना, इसकी लास्ट टीम कौन सी 17, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है फर्स्ट। तो फर्स्ट बाय किसको दी जाएगी, लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को। सेकंड बाय दी जाएगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। थर्ड बाय दी जाएगी किसको, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। और फोर्थ बाय दी जाएगी अपर हाफ की लास्ट टीम को। अब आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। जैसे फिफ्थ बाय है तो वो कहाँ देंगे, फिफ्थ बाय विल बी गिवन टू सेकंड लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लोअर हाफ हो गया और उसकी सेकंड लास्ट टीम क्या हो जाएगी 16 को देंगे। फिर सिक्स्थ बाय किसको देंगे, सेकंड नंबर वाली टीम को देंगे। सेवंथ बाय अपन 11th वाली टीम को देंगे। एट्थ बाय अपन 8th वाली टीम को देंगे। तो इस हिसाब से आपको पूरा चलते जाना है ना। जैसे आप मुझे बताइए कि अगर 17 टीम्स हैं तो कितनी बाइज आपको देनी पड़ेगी, ये वाला स्टेप आपको लगाना है। एन की वैल्यू 17 है तो 17 को आप कहाँ रखेंगे, 16 और 32 के बीच में। तो यहाँ पर आपने कहीं 17 रखा। अब 17 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या आ रही है, 32 आ रही है। तो 17 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 इज 32। तो 32 में से 17 आपको घटाना है तो आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर टोटल आपको 15 बाइज अलोकेट करनी है ना। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा तो बहुत आसान होगा। एक और यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि बाइक कब अलोकेट नहीं करनी है। तो अगर 2 की पावर में ही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन की वैल्यू 8 है, तो फिर आप ये मत करना कि 8 और 16 में 8 को 8 पे रखा और देखा कि नेक्स्ट हायर पावर 16 है, 16 में से 8 घटाया, आंसर 8 आया, हर टीम को बाय दे दी। नहीं भाई साहब, अगर 2 की पावर में ही है वो, 2 टीम 4 टीम 8 16 32 टीमें हैं तो फिर बाय नहीं देनी है, क्योंकि फिर आराम से आपके मैचेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये है सीन। अब देख लेते हैं कि फिक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं ना। तो फिक्चर मतलब है कि मैचेस कैसे आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 4 दोस्त हैं, रामू शामू काकू और अज्जू, है ना। इस तरह से 4 दोस्त हैं। अब आप चारों ने ये डिसाइड किया कि यार चलो अपन चारों मिलकर मैच खेलते हैं, बैडमिंटन का मैच खेलते हैं। तो किसका मैच पहले हो, किसका बाद में हो, कैसे क्या हो, तो उसके लिए आपको फिक्चर्स बनाने पड़ेंगे कि रामू शामू का मैच हो गया सबसे पहला, जो जीता वो अगले राउंड में। फिर काकू और अज्जू का मैच हो गया, जो जीता वो अगले राउंड में, ठीक है। फिर अगले राउंड में दोनों जो विनर थे उन दोनों का मैच होगा, जो जीता वो सिकंदर, वही आपका अल्टीमेट विनर हो जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रक्रिया को बोलते हैं फिक्चर। कैसे बनाते हैं फिक्चर वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही होंगी उसकी संख्या रहेगी। जैसे 5 टीम पार्टिसिपेट करी तो एन की वैल्यू 5। देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, n-1। तो 5 टीमें हैं तो 4 मैचेस होंगे, है ना। 5 - 1 4। फिर आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। राउंड्स डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों पे, कितनी टीमें खेल रही है और नेक्स्ट हायर पावर क्या है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 5 टीमें हैं, ये हमने देख ही लिया था बाय वाले कंसेप्ट में कि 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 8 के बीच में आएगा। तो 5 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या रहेगी, 5 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 रहेगी 8। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो जो पावर है ना वही आपके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स रहेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वापस समझिएगा। एन की वैल्यू 5 है, 5 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है, 2 की पावर 3 दैट इज 8 है ना। तो देखो 2 की पावर 3 में ऊपर जो यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा 2 की पावर 3, तो अगर 5 टीम है तो कितने राउंड्स खेले जाएंगे, 3 राउंड्स खेले जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 11 टीम्स हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो n = 11, 11 कहाँ पर आएगा, 8 और 16 के बीच में आएगा। तो 11 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4। तो कितने राउंड्स खेले जाएंगे, 4 राउंड्स खेले जाएंगे, है ना। आप 17 के लिए भी एक बार निकाल के देख लीजिएगा। चौथा स्टेप क्या रहेगा कि अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे, n/2, है ना। जैसे 6 टीम है तो अपर हाफ में 3 टीम, लोअर हाफ में भी 3 टीम। लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, जैसे अगर आपके पास 7 टीम है तो मैंने आपको बताया था कि एक टीम ज्यादा रख देंगे अपर हाफ में, तो ऊपर होगी 4 टीम, नीचे हो जाएगी 3 टीमें। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है ना। जैसे इवन के केस में फॉर्मूला है n/2, ऑड के केस में n+1/2, अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ के लिए n-1/2। जैसे एग्जांपल के तौर पे n की वैल्यू क्या है, 7 है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करके देख लीजिए, अपर हाफ में कितनी टीम आएगी, 7 + 1 8, 8 / 2 4। लोअर हाफ में कितनी जाएगी, 7 - 1 6, 6/2 3। तो सेम ही आ रहा है। फिर इसके बाद आगे अपन चलते हैं नंबर ऑफ बाइज इन और नॉकआउट टूर्नामेंट। अब बाय निकालने का मैंने आपको पूरा बता दिया था। जैसे n की वैल्यू 5 है, 5 को आपको पुट करना है 4 और 8 के बीच में, है ना। आपने देखा कि यार भाई 8 जो है वो 5 मतलब 5 के बाद जो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 आ रही है वो 8 आ रही है। तो 8 में से 5 घटाएंगे, 3 बाइज आपको लोकेट करनी रहेगी। अब बनाते हैं फिक्चर। फिक्चर में क्या है, एग्जांपल है ना, यहाँ से आप समझिएगा। जो भी हमने अभी तक थोड़ी पढ़ी ना उसका इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकली है। तो 5 टीम है अपने पास, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला अपने देखा था n-1, 4 मैचेस होंगे। अपर हाफ में टीम n+1/2, 3 टीम ऊपर 2 टीम नीचे। नंबर ऑफ बाइज जो रहेगा, नंबर ऑफ बाइज कैसे लोकेट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 - 5 दैट इज 3 बाइज, है ना। ये अपने देख लिया था बाइज। अब बाइज अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे करते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला है। और जनरली अगर आप याद रखना चाहते हो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अपर हाफ में 1 बाय कम रहती है। जैसे 3 बाय हैं तो अपर हाफ में 1 बाय मिलेगी और लोअर हाफ में 2 बाय मिलेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जब बाय को लोकेट कर रहे थे हमने देखा था कि लोअर हाफ से अपन स्टार्ट करते हैं बाय लोकेट करना। हमने देखा था ना कि लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहली बाय हम दे रहे थे, फिर उसके बाद अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दे रहे थे, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दे रहे थे। तो 3 बाय है तो 2 नीचे को मिल जाएगी, ऊपर वाले को मिलेगी। और अगर आप इसका फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ बाइज लोकेट करनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 6 टीम होती तो n = 6 होता तो कितनी बाय हमें लोकेट करनी पड़ती, तो 6 आ रहा है 4 और 8 के बीच में, तो इसका मतलब 6 की नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 - 6 मतलब 2 बाय। तो अगर 6 टीमें हैं तो 2 बाय आपको लोकेट करनी है। अब सिंस 2 बाय क्या है, इवन है, तो 1 बाय नीचे लोकेट हो जाएगी, 1 बाय ऊपर लोकेट हो जाएगी। तो इवन नंबर ऑफ केसेस में बाय को कैसे आप डिवाइड करेंगे, n/2, n मतलब नंबर ऑफ बाइज। जबकि ऑड बाइज हैं, 3 बाइज हैं तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n - 1/2 अपर हाफ और लोअर हाफ में n +1/2। इसको आप एक बार खुद सोल्व करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ना, ऊपर से चल जाएगा सर ये क्या हो गया, 3 मैच कहां से आ गए, फिजिकल पढ़ने आए थे हम तो, है ना। तो इसको बस समझिए, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो नंबर ऑफ बाइज हमने अपर हाफ में देखा, लोअर हाफ में देखा। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। 5 टीमें हैं ना, तो 5 की नेक्स्ट हायर
पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो जो भी पावर में रहता है, जो एक्सपोनेंट रहता है, वही टोटल नंबर ऑफ राउंड्स रहते हैं। तो 3 राउंड्स होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे फिक्सचर को बनाया जाए। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट है और टीम 5 टीम्स का फिक्सचर है। तो सबसे पहले तो आपको जितनी भी टीम्स है वो सब लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर टीम का नाम दे दिया है ABCDE। देन इसके बाद आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपर हाफ एंड लोअर हाफ के अंदर। तो हमने देखा था कि अगर 5 टीम होगी तो 3 टीम अपर हाफ में, 2 टीम लोअर हाफ में आ जाएगी। देन इसके बाद हमें बाइस को एलोकेट करना है। तो हमने निकाला ही था कि 5 टीम है तो 3 बाइस एलोकेट होंगी। पहली बाय कहाँ पे एलोकेट होती है? लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो ई को पहली बाय एलोकेट होगी। सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाय होगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो इस तरह से हमने बाय को डिवाइड कर दिया और एलोकेट कर दिया। एग्जाम में आपको ये करना है कि बाय 1 2 3 ये सब लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ भाई साहब इसको बाय वाला कांसेप्ट अच्छे से आता है। देन इसके बाद राउंड्स हमें करवाने हैं, है ना। तो पहले राउंड में क्या होगा, जिन टीम को बाय मिल गई वो तो सीधा सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनको बाय नहीं मिल पाई वो क्या करेंगे, उनका मुकाबला होगा। तो यहाँ पर बी और सी का मैच होगा और जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको सी को जिताना है, बी को जिताना है, जिसको आपकी मर्जी पड़े जिता दो भाई साहब। फिर अब सेकंड राउंड में क्या होगा, जिनको बाय मिली है उनके साथ मैचेस होंगे। तो जैसे डी और ई को बाय मिल गई थी तो दोनों आ गए हैं आगे सेकंड राउंड में, दोनों का मैच होगा, जो जीतेगा आगे। इसी प्रकार से बी और सी का मैच हुआ था, बी जीता, ए और बी का मैच हुआ तो यहाँ पर ए आपका आगे बढ़ गया। देन इसके बाद फिर ए और डी का मैच हुआ राउंड 3 के अंदर और ए आपका विनर आ गया ना। तो आप किसी को विनर बना सकते हो और इस तरह से फिक्सचर बनता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आगे जो हमने स्टेप्स पढ़ी वो सारे तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद फिर आपको ये सिस्टमैटिक वे में मतलब बाय के नंबर लिखने हैं और राउंड्स के भी नंबर लिखने हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका फिक्सचर बन जाएगा। अब एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा वो। उससे पहले एक फॉर्मूला है, एक शीट है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप इसको लिख के अपनी टेबल पर चिपका सकते हो, जिससे आपको जितने भी फॉर्मूला अभी तक हमने आगे पढ़े वो सारे एक जगह याद हो जाएंगे। देन इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 17 टीम्स है ना, पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है मैंने कि नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, अपर हाफ में कितनी टीम है, लोअर हाफ में कितनी टीम है, 22 हमने निकालना दिखा है, तो उस हिसाब से निकालिएगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स ना। पहले आपको ये सारी स्टेप्स लिख लेनी है, उसके बाद आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है। फिक्सचर के अंदर भी क्लियरली आपको राउंड लिखना है कि कौन सा राउंड है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 5 तक। देन इसके बाद आपको बाय एलोकेट करनी है। जैसे हमने देखा था कि अगर 17 टीम्स हैं तो टोटल 15 बायस एलोकेट होंगी। अब 15 होगी तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा 1 से 15 तक, है ना। तो बाय 1 कहां है, बाय 2 कहां है, ये लिख दिया तो बस पूरे 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि फिक्सचर का क्वेश्चन जनरली 5 नंबर में आता है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लीग टूर्नामेंट क्या होता है। तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर हर एक टीम का मुकाबला हर एक दूसरी टीम के साथ होता है। सिंगल लीग क्या होता है, सिंगल लीग का मतलब होता है कि जब हर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच खेलती है तो उसको हम सिंगल लीग बोलते हैं। डबल लीग का मतलब क्या होता है, जब हर एक टीम का मैच दूसरी टीम के साथ दो बार होता है। तो जैसे अगर हम आईपीएल देखें ना, तो आज से कुछ साल पहले तो क्या होता था, जो आईपीएल है वो हर एक टीम का मुकाबला मतलब दो बार होता था दूसरी टीम से। जैसे आरसीबी का मैच चेन्नई सुपर किंग्स से 2 बार होगा, है ना। तो जब हर एक टीम का मुकाबला दूसरी टीम से 2 बार हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन डबल लीग, और जब एक बार होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल लीग। तो ये होता है लीग टूर्नामेंट। देन आगे हम बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि किस तरह से लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर बनाए जाते हैं। तो पहला आ जाता है मेरे पास साइक्लिक मेथड ना। तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, एक बार आप उसको पढ़िएगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ, है ना। तो बहुत ही आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमें बनाना है पर फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है बेसिकली कि किस तरह से मैचेस खेले जाने हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ करें लीग फिक्सचर 4 टीमों का। तो 4 टीमों का करना है, तो नंबर ऑफ टीम्स आपको पता है 4 है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, n × n - 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है तो 4 × 3/2 6 मैचेस होंगे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, यहाँ पर राउंड्स का फॉर्मूला n - 1 है ना। 2 फॉर्मूले होंगे हालांकि इस वाले कंसेप्ट में। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है, जैसे 4 टीम है तो n - 1 नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, अगर टीम्स 5 होती तो नंबर ऑफ राउंड्स n हो जाते हैं। तो कितने राउंड खेले जाते हैं वहाँ पर, 5 राउंड ही खेले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो 4 टीम का अगर आपको फिक्सचर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक टीम को आपको फिक्स कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 1 1 1 को मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद जितनी भी बाकी बची हुई टीम से उनको आपको गोल गोल घुमाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 1 के बाद लिख दिया 2 3 4, फिर राउंड 1 हुआ तो राउंड 1 में किसका मैच हो गया, 1 का मैच 4 से हुआ, 2 का मैच 3 से हुआ। फिर राउंड 2 में क्या होगा, इसको गोल गोल घुमाना है ना। गोल गोल रानी कितना कितना फनी वो जो करते थे बचपन में। तो इसको 2 कहाँ पे चल जाएगा, 3 की जगह, 3 कहाँ चल जाएगा, 4 की जगह, 4 कहाँ चल जाएगा, 2 की जगह। तो इस तरह से हमने इसको गोल गोल घुमा दिया। अब 1 के सामने जिसका नंबर आया उससे 1 का मैच होगा, 4 के सामने जिसका है उससे 4 का मैच हो जाएगा। सेम राउंड 3 में करेंगे। अब देखिए हमने देखा था कि जितनी टीम्स होती है राउंड्स कैसे निकालते हैं, n - 1 अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 राउंड है। जैसे आप चौथा राउंड करने जाओगे क्या हो जाएगा, वापस जो राउंड 1 में आपको फिक्सचर बनाना है वही का वही बन जाएगा। तो चौथा राउंड आपको वहाँ पर नहीं करना है ना। ये सिंगल लीग है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक टीम का दूसरी टीम से एक बार मैच हो चुका है ना। अगर आपसे डबल लीग का गलती से फिक्सचर बनाने के लिए आ जाए, वैसे तो आज तक कभी इतिहास में नहीं आया ऐसा कुछ, लेकिन आ जाए तो 6 राउंड तक बना देना, क्योंकि हर एक टीम का दूसरी टीम से 2 बार मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 टीम्स का कैसे बनाना है ये हम देख लेते हैं। तो 5 टीम्स का कैसे बनाया जाता है, ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने रहेंगे, n। तो 5 राउंड्स यहाँ पर होंगे। मैचेस का फॉर्मूला सेम ही, n × n - 1/2 तो 10 मैचेस होंगे। अब देखो जब भी ऑड टीम्स होगी तो फिक्सचर कैसे बनाए जाएंगे, आप जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक टीम को फिक्स कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बाय को फिक्स कर देंगे। तो बाय को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे और बाकी को गोल गोल घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक राउंड में हर एक टीम को बाय मिल जाएगी ना। तो बेसिकली एक प्रकार का एडवांटेज होगा ही नहीं, क्योंकि एडवांटेज कब है, जब कुछ चीज आपको मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही है, तो एडवांटेज है। अब सभी को सारी चीज मिल रही है तो काय का एडवांटेज है ना। तो यहाँ पर बाय का एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ फिक्सचर आसानी से बन जाए इसलिए हम बाय यहाँ पर दे रहे हैं। तो राउंड 1 में क्या होगा, फर्स्ट टीम को बाय मिल रहा है, 2 और 5 का मैच हो जाएगा, 3 और 4 का मैच हो जाएगा, और बाकी को गोल गोल घुमाना है जैसे हमने पहले घुमाया था। अब अगला आ जाता है इसका स्टेयरकेस मेथड। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह फिक्सचर बनाए जाते हैं और इसके अंदर बाय भी नहीं दी जाती कोई भी, और इवन ऑर्डर का भी कोई चक्कर नहीं रहता यहाँ पर, है ना। फिक्स फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n × n - 1/2 और नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला n - 1, ये फिक्स है। देन इसके बाद कैसे इसको बनाना है, तो देखो इस तरह से बनाना है। 5 टीम थी अपने पास तो 1 1 1 1 अपनी एक जगह काम। अब 1 का मैच आपने हर एक दूसरी टीम से करवाया, तो 1 का मैच आपने करवाया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। फिर अब चलेंगे राउंड 2 पे। अब लिखो 2 2 2 2 2 2 2 3 बार लिखना है ना, क्योंकि 2 का मैच 1 से ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें 2 का मैच किससे करवाना है, 3 4 5 से मैच करवाया। फिर वैसे ही 3 का करवाया हमने 4 और 5 से, क्योंकि 2 और 1 से हो चुका है, और 4 का 5 से। तो इस तरह से एक सीढ़ी बन जाएगी और इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस मेथड। अब यार आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर नॉकआउट में तो हमारे पास फाइनल विनर आ जाता है, लीग में कैसे आएगा। तो लीग में विनर आता है पॉइंट्स टेबल की मदद से। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी कंपटीशन में, जैसे आईपीएल हो गए ना, चैंपियंस लीग हो गई, देन उधर अपने वर्ल्ड कप हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर पॉइंट्स टेबल बनाई जाती है। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहते हैं फिर उसका फाइनल करवाया जाता है। तो अगर फाइनल कराएंगे तो फिर वापस क्या हो गया, नॉकआउट हो गया वो। अगर हम सिर्फ लीग से ही विनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स टेबल में जो सबसे ऊपर है वो विनर हो जाएगा। अब इसके 2 तरीके होते हैं, एग्जाम में वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश मेथड में क्या करा जाता है, पॉइंट सिस्टम रहता है जिसमें जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट, हारने वाली टीम को 0, और अगर टाई हो जाता है तो 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर लास्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं हर टीम पे कि जितने भी टोटल पॉइंट्स उसने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय जो भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते थे। जैसे अगर 10 मैच है तो एक टीम 20 पॉइंट्स जीत सकती थी ना, हर एक मैच के 2 पॉइंट तो 20 पॉइंट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल उस टीम ने 5 मैच जीते हैं तो 5 मैच के उसको कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 10, और मान के चलो 5 उसके टाई हो गए तो 5 पॉइंट टाई के मिल जाएंगे, तो 15/20 200। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ब्रिटिश मेथड क्या होता है, गलती से कहीं आपको टकरा जाए तो आप ये समझ जाना कि पॉइंट सिस्टम
वाला मेथड होता है। ऐसे अमेरिकन मेथड में पॉइंट टेबल बनेगी, लेकिन यहाँ पर टाई वाला कोई सीन नहीं है। जितने आपने मैचेस जीते हैं डिवाइड बाय जितने आपने मैचेस खेले हैं इंटू 100, है ना। तो वही अगर हम एग्जांपल लें कि 10 मैच हैं, 5 मैच जीते हैं, तो 5/10 इंटू 100 50 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा। अब कुछ बहुत ही सिंपल चीजें आ गई, जैसे इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल मतलब कोई ऐसा कॉम्पिटिशन जो कि विद इन द बाउंड्री ऑफ एन इंस्टीट्यूट खेला जाए। जैसे आपका स्पोर्ट्स डे होता है ना, जिसके अंदर सिर्फ स्कूल के बच्चे पार्ट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले ना, क्लास के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, एक भाईचारे की कोऑपरेशन की भावना आती है और बच्चों को अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा रिक्रिएशन भी मिल जाता है। देन एक्स्ट्राम्यूरल इंट्रा का अपोजिट, जो कि आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हो, जैसे सीबीएसई के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, तो हर एक स्कूल से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वहां पर जाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सारे प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है वही वहां पर जा रहा है। तो क्या होगा, इससे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और स्टैंडर्ड ऑफ जो स्पोर्ट्स है वो बढ़ेगा, जो बेस है स्पोर्ट्स का वो ब्रॉड होगा। देन उसके अंदर बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना आएगी। देन क्या होगा, नए रूल्स, एडवांस टेक्निक्स, ये सारी चीजों को देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, वो है कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है। तो यार देखो, स्पोर्ट्स गेम्स प्रोग्राम्स ये पूरे विश्व में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और पहली बात तो हम प्रमोट करना चाहते हैं देश के अंदर एक खेल का कल्चर, और दूसरा है कि कई बार स्पेसिफिक कॉज के लिए भी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। देन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्ट करने के लिए। एंड अगर इस तरह के इवेंट्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है तो लोग और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो फिट रहने की कोशिश करते हैं। और अगर यार एक देश के लोग फिट होंगे तो डेफिनेटली वो देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइज मतलब इवेंट्स रहते हैं, इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट या एनजीओ ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। देन क्या होता है, यहाँ पर बेसिक पर्पस वही है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों के अंदर हेल्थ, यूनिटी और डिजीजेस के प्रति। तो कुछ प्रोग्राम जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उनको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स है जो कि जनरली एक स्कूल के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है ताकि जितने भी स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और फिजिकल एजुकेशन के प्रति वो जागरूक हों और अपने हेल्थ के प्रति वो जागरूक हों। हेल्थ रन तो वेरियस एनजीओ इंस्टीट्यूट्स इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, है ना, ताकि या तो कुछ फंड को रेज किया जा सके ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या फिर जनरली लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया जा सके। रन फॉर फन क्या होता है, एक मैसेज को स्प्रेड करना कि आप सभी को हेल्थी और फिट रहना है। देन रन फॉर यूनिटी है ना, एकता के लिए दौड़। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये रन की जाती है ताकि समाज में जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहें और एक कम्युनिटी हार्मोनी बनी रहे, दंगे फसाद ना हो, सब मिलजुल कर रहें। देन रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, तो नाम से पता लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक नोबल कॉज के लिए यहाँ पर दौड़ लगाई जाती है, जैसे एड्स के लिए, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए, कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वो जो भी रन रहेगी उसको बोलेंगे रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं यार। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया 2023 में आया कि नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने होंगे अगर 19 टीम्स हैं। तो इसमें आपको याद रखना है फॉर्मूला रहेगा n-1, तो 90-1 18 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नॉकआउट को एक और किस नाम से जानते हैं, तो नॉकआउट टूर्नामेंट को एक और हम यहाँ पर जानते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, जहाँ पर आप जैसे ही हारते हैं पहली फुर्सत में निकल हो जाता है, जबकि लीग को जानते हैं राउंड रोबिन के नाम से। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अपने को फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब उन्हीं से आपको ये आसानी से आ जाएगा। डायरेक्टिंग मतलब किसी को डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना मतलब सुपरवाइज करना, फीडबैक्स, है ना। तो वही जो अपने आगे पढ़ा है वो एज इट इज आपको लिखना है। फिर इसके बाद ये प्रश्न आया था केस स्टडी के तौर पे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्टेयरकेस मेथड है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा मेथड है इसमें लीग टूर्नामेंट के लिए, तो स्टेयरकेस मेथड आ जाएगा। फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस हमने पढ़ा था n into n - 1/2। फिर उसके बाद इन लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट विनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये भी हमने देखा था कि कैसे विनर डिसाइड करते हैं लीग में, पॉइंट्स टेबल के बेसिस पे। 60 टीम अगर पार्टिसिपेट करती है लीग टूर्नामेंट में तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे, n into n - 1/2 21 मैचेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। बढ़ते हैं आगे और सैंपल पेपर में कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए उनको भी देख लेते हैं इस साल वाले। तो यहाँ पर पूछा गया कि फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस लीग फिक्चर इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर है तो ये आपको पता ही है n into n - 1/2। देन टूर्नामेंट जो कि आपके पैसे बचाएगा वो है नॉकआउट, है क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ मैचेस होंगे। देन टेक्निकल और मार्केटिंग कमेटी का क्या काम होता है, तो हमने देखा था टेक्निकल कमेटी क्या करती है, जितने भी जजेस रेफरीज उनको सिलेक्ट करने का काम करती है, और मार्केटिंग कमेटी पब्लिसिटी का काम करती है और मीडिया के साथ लाइसेंस में वो रहती है ना, उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करती है। देन इसके बाद ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरह की हायरार्की से आपकी बार केस स्टडी आई है कि व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन द वाइस कैप्टन, उन्होंने वेरियस कमिटीज फॉर्म की, सारी कमिटीज यहाँ पर दे रखी है, आपको आपके सैंपल पेपर में दिख जाएगी। तो प्रश्न पूछा गया था मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर रिस्पांसिबल फॉर वेलकमिंग, ये हमने पढ़ा था लॉजिंग वाली जो कमिटी रहती है वो वेलकम करती है इसको, है ना। रिसेप्शन कमिटी, लॉजिंग कमिटी, तो अगर रिसेप्शन ऑप्शन है तो रिसेप्शन लगा देना, वरना लॉजिंग लगा सकते हो। देन द डैश कमिटी रिस्पांसिबल फॉर लाइसेंस, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग कमिटी परचेजिंग का काम करती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ये करती है फाइनेंस कमिटी। एंड पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन, अपन ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था पहले कि प्री इवेंट के पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिश करना है। देन इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि फॉर्मूला जिससे आप डिवाइड कर पाएंगे ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होना तो क्या करना है, एग्जांपल ले लेना, जैसे n की वैल्यू आपने 5 ले ली, तो हमें पता ही है भाई साहब n 5 है ऑड है, तो अपर हाफ में हमेशा एक टीम ज्यादा रहेगी, तो n + 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। देन फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट और द बायज ऑड है। एग्जांपल ले लो, 5 बायज अगर हैं तो हमने देखा था कि ऊपर एक बाय कम दी जाती है, नीचे एक बाय ज्यादा दी जाती है। नीचे ज्यादा क्यों दी जाती है, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो अगर नीचे से देना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5th वापस कहां पर आएगी, नीचे आएगी, तो इसलिए नीचे एक बाय ज्यादा देते हैं, तो n भी + 1/2, n भी मतलब नंबर ऑफ बायज। देन फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ राउंड्स, सिंगल लीग फिक्चर है, टीम इवन है, तो मैंने आपको बताया था अगर इवन टीम होती है तो n - 1 आपका फॉर्मूला लग जाता है, जबकि अगर ऑड टीम होती तो n आपका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ राउंड्स का। जो मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी ना उसको याद कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सारे सैंपल पेपर से पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। कितने मैचेस खेले जाएंगे, 22 टीम है, n - 1 सिंपल सा फॉर्मूला 21 मैच। देन यहाँ पर दे रखा है कि कितनी बाइस दी जाएंगे अगर 8 टीम है लीग टूर्नामेंट में। देखो ये बहुत ज्यादा बच्चों को बताने वाला क्वेश्चन है, 8 में कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी 2 की पावर में टीम्स हो तो भाई साहब बाइस दी जाएगी 0, तो कोई बाई यहाँ पर नहीं दी जाएगी, आंसर आएगा 0। हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड अगर नंबर ऑफ टीम्स 29 है नॉकआउट फिक्चर में, तो ये अपने को पता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं। 29 कहां पर आ रहा है, 16 और 32 के बीच में, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 जो भी एक्सपोनेंट रहता है वही टोटल नंबर ऑफ राउंड्स रहते हैं, तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा अपना। बाय क्या होता है, तो देखो बाय एक एडवांटेज रहता है जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है ताकि उसको इनिशियल राउंड्स में खेलना पड़े, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। असर्शन में बोला गया कि प्लानिंग एक सबसे फोरमोस्ट फंक्शन है स्पोर्ट्स का, और प्लानिंग रीजन में दे रखा है कि प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो बिल्कुल बात है कि प्लानिंग से आपको पता लग जाता है कि कैसे क्या करना है, और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ से पता लगता है, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, है ना। असर्शन रीजन क्वेश्चन को ऐसे आंसर करते हैं कि जो असर्शन है उसको क्या रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है तो इट करेक्टली एक्सप्लेन द ए।
देन नंबर अदर नेम ऑफ लीग अपने देखा ही, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इसको बोलते हैं। ये सीधी डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई, सीडिंग की है, तो वही द स्ट्रॉन्गर टीम टू कम्पीट इन द इनिशियल राउंड। अपन ने एग्जांपल देखा था ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाला। देन कितनी बाई दी जाएगी अगर 21 टीमें हैं, है ना, तो 21 टीमें हैं, ये अपन देखा था, 3 स्टेप देखी थी, एन की वैल्यू 21, देन 2 की नेक्स्ट टाइप पावर, है ना, आपने उसको प्लेस करना है 16 और 32 के बीच में, अगर 21 फिर 32 में से 21 को घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 11। देन जब आप बाय प्लेस करेंगे तो चौथी बाई किसको दी जाएगी, आपने को पता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी बाई दी जाती है अपर हाफ की लास्ट टीम को, लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, 20 का आंसर हो जाएगा। कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रहा है स्टेयरकेस मेथड, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डेटा आंसर करना है आपको। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला पूछा है, n into n - 1/2। देन यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम कितनी है, तो देखो सीडिंग मतलब क्या होता है, किसी को एडवांटेज देना, तो इस वाले में तो सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट करना था, जहाँ पर सीड लिखा है ना उसको काउंट कर लो, तो 1, 2 और 3 जगह सीड लिखा हुआ है, तो मतलब बाकी टीम सारी नॉन सीडेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 - 3 7 नॉन सीडेड टीम्स हैं। प्रोविजन जिसमें हम अच्छी टीम्स को सेपरेट हाउस में रखते हैं ताकि उनका मुकाबला ना हो शुरू में, तो उसको बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग की डेफिनेशन है। देन फिर आ जाता है कि वर्क कमेटी को डिवाइड किया जाता है, तो कोई भी कमेटी उसके 3 तरह के काम होते हैं, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। देन इसके बाद मैच फॉलोइंग आपको करना है। टेक्निकल कमेटी का काम करती है डिसॉल्व करना डिस्प्यूट्स को, फाइनेंस कमेटी का काम करती है तो मनी और एक्सपेंडिचर से डील करना, ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम करती है शिफ्टिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड काम करती है मेडिकल। देखो जब भी सारे के क्वेश्चन आए ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 के 4 आए, अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जैसे फर्स्ट एड आपको पता ही होगा कि फर्स्ट एड का काम क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी, तो देख लो डी का 4 किसमें, सिर्फ ए और बी ऑप्शन में डी का 4, तो 2 तो वैसे भी आपके एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पर, जैसे आपको फाइनेंस कमेटी का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि फाइनेंस मतलब पैसों से रिलेटेड, तो बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 सिर्फ ए में ही है ना, मतलब बाकी 2 तो अपन एलिमिनेट कर देते हैं, तो इस तरह से सिर्फ 2 आपको पता हो तो भी काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का यार, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, बाकी सारे भी हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। देन इसके बाद एक और अपना केस स्टडी है कि लीग मेथड का क्या फायदा होता है, तो लीग मेथड में आपको एक सच्चा विनर मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं और बाकी जो भी खासियत है ना वो नॉकआउट की तरह केस में। अब देखो जब भी डबल लीग टूर्नामेंट आ जाएगा तो डबल लीग में नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे, n into n - 1, क्योंकि सिंगल लीग में अपन क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, तो डबल लीग में उसी फॉर्मूले में अगर अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो n into n - 1 रह जाएगा। तो यही आपसे थर्ड में क्वेश्चन पे पूछा है कि फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस डबल लीग, तो ये n into n -